lecture for your fifth lesson which is electrochemistry. So first of all हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा और लुक करेंगे कि हमने कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए थे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ कोहेरेशंस लॉ। ओके, ये जो लॉ था हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स थे उनकी जो मोलार कंडक्टिविटी है ये हमें फाइंड आउट करनी थी। तो दैट्स वाई हम ये लॉ एप्लीकेबल और वी कैन से यूज कर रहे थे। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम 5.2 को सॉल्व किया था। देन नेक्स्ट जो 5.3 है ये भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कवर किया था। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था जो है हमारा मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, मैंने ये अच्छे से आपको समझा के दिया है कि जो आपके आयंस होते हैं कितने अमाउंट में डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। एंड हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड जो आपकी मोलार कंडक्टिविटी है देखिए उन दोनों में हमने पहला फार्मूला डिराइव किया था। पहला तो था आपका अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्बडा सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट। ओके, एंड अब देखिए लैम्बडा सी मतलब क्या, तो मोलार कंडक्टिविटी एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्बडा नॉट मीन्स मोलार कंडक्टिविटी एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फा के लिए फार्मूला डिराइव किया। फिर उसके बाद हमने जो हमारा कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे ये फार्मूला डिराइव किया था जो कि है Ka इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा, हमने इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो देखिए 5.4 जो प्रॉब्लम था आपके टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आपके दोनों फार्मूला का यूज हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले हैं, जो आपकी केमिस्ट्री है वहाँ पे बस आपको फार्मूला ही दिखेंगे। ठीक है, मीन्स जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ज्यादातर वो आपको न्यूमेरिकली मिलेंगे। तो आप एक काम कर लीजिए, जितने भी फार्मूले हैं इस लेसन के आप साइड में लिख दीजिए एंड उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, आपके लेसन खत्म होने के बाद मैं आपको सेपरेटली इसका एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अब देखिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से यहाँ पे कवर किया था। अब किसी भी सॉल्यूशन की अगर हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छे से बताया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कंडक्टिविटी अब किसी भी सॉल्यूशन की हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी को फाइंड आउट मीन्स कर सकते हैं, ऐसे बताया था। फिर देखिए उसके बाद हमने कंडक्टिविटी सेल क्या होती है इस टॉपिक को भी अच्छे से देखा था। अब कंडक्टिविटी सेल मतलब देखिए ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, इतना जो ग्लास ट्यूब है आपका, ठीक है, वो क्या है आपका कंडक्टिविटी सेल है। इसका यूज क्या है यहाँ पे, तो किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा अगेन मीन्स इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जो कंडक्टिविटी सेल है आपका। सो सी द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विथ अ 2 प्लैटिनम प्लेट कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ अ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, देखिए कंडक्टिविटी सेल ये ग्लास ट्यूब के अंदर जो आपके 2 प्लेट्स होते हैं, ठीक है, मीन्स अब 2 प्लेट्स कौन सी, तो देखिए ये पहली एंड ये दूसरी प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट्स होते हैं ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ब्लैक जो मेटल है उनकी कोटिंग होती है इन 2 मेटल प्लेट्स के ऊपर। ठीक है, एंड जब आप इस सेल को सॉल्यूशन में डिप करते हो, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में आप डिप करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन में हमने ये जो आपका ग्लास ट्यूब है इसको डिप करके रखा है, इस सेल को डिप करके रखा है, तो इससे हमें इसकी क्या मिल रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब सेल कांस्टेंट मतलब क्या, तो मैंने आपको बताया था कि सेल कांस्टेंट को आपको यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है, सो फॉर अ गिवन सेल द रेशियो of separation between the two electrodes divided by the area of cross section that called as a cell constant। ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारा 2 इलेक्ट्रोड्स है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है, ये पहली इलेक्ट्रोड है आपकी और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। ओके,
इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है, मीन्स कितना डिस्टेंस है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया एल से। एंड उनका जो एरिया है, ओके, इस डिस्क का और वी कैन से जो प्लेट है उनका जो एरिया है, उनके जो डिवीजन है वो क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट होता है। ओके, सो वी कैन राइट सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, देन ऐसा यूनिट भी ध्यान में रखिए, सेल कांस्टेंट का मीटर इनवर्स होता है। तो इतना टॉपिक हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। सो इन दिस टॉपिक अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो पहले हमें ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 3 स्टेप्स है यहाँ पे वो पहले तो फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये 3 स्टेप्स कौन सी, तो देखिए पहली जो स्टेप है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल कांस्टेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी सेल कांस्टेंट की वैल्यू मीन्स जो आपका बी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। ओके, देन आपका जो सॉल्यूशन है उसकी हमें कंडक्टिविटी मिलेगी। एंड आफ्टर दैट थर्ड जो स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है। तो इन मतलब 3 स्टेप्स है यहाँ पे, उनको फॉलो करके हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, तो कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करनी है, डिटरमाइन करनी है। ओके, क्लियर इतनी चीज। अब चलिए फर्स्ट जो पॉइंट है, हमारी फर्स्ट जो स्टेप है उसको हम देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये समझा तो आगे के जो ये 2 टॉपिक है आपको क्लियरली अच्छे से समझेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ हमने लाइन्स लिखी है तो ध्यान दीजिएगा। The cell constant is determined using the 1 molar, 0.1 or 0.1 molar KCl solution. Then the conductivity of KCl solution is well tabulated at the various temperature. The resistance of the KCl solution is measured by the Wheatstone bridge. Okay, अब देखिए पहले तो इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये जो आपकी डायग्राम है इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले तो मुझे यहाँ पे बीकर दिख रहा है, देन कंडक्टिविटी सेल दिख रहा है, एंड ये ट्रायंगल शेप में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, यही है क्या है आपका यहाँ पे व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। ओके, क्या है ये, ध्यान में रखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इसका यूज क्या है यहाँ पे, तो मैं इसका यूज करके यहाँ पे किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस में इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, अब देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, अगर मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया तो मैं किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी की एबिलिटी कितनी है ये फाइंड आउट कर सकती हूँ। ओके, सिंपल है ये चीज, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है। देन हमने अभी अभी जो लाइंस पढ़े वहां पे हमने क्या पढ़ा कि जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। जो केसीएल सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, अब देखिए आपकी जो केसीएल सॉल्यूशन की वी कैन से कंडक्टिविटी, ओके, और सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 मोलार हो सकती है, 0.1 मोलार हो सकती है और 0.01 मोलार भी हो सकती है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वेरियस टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे आपकी जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी यहाँ पे मीन्स कम ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अब देखिए मैं व्हीटस्टोन मीटर का व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी रेजिस्टेंस को। तो अब देखिए डायग्राम में आइए, यहाँ पे हमें बीकर दिख रहा है। ओके, देन उस बीकर में क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन है जो कि उसका रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है यहाँ पे अननोन है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अननोन रेजिस्टेंस। तो अब रेजिस्टेंस अननोन है सॉल्यूशन का, एंड अब जो आपका व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है वहां पे जो देखिए आर मीन्स आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, एंड उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे नोन है मीन्स पता है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। देन देखिए जो आपका नॉन रेजिस्टेंस होता है बिल्कुल उसके अपोजिट आपको जो सॉल्यूशन है उसकी जो रेजिस्टेंस है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मतलब ये आपकी जो सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है मीन्स आपकी जो आर की वैल्यू है यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आर सॉल्यूशन करके। ओके, तो आर सॉल्यूशन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फिर देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे ये डी दिख रहा है। डी मतलब क्या, तो डी मतलब आपका करंट डिटेक्टर, ठीक है। कितना करंट यहाँ से डिटेक्ट हो रहा है
और ट्रांसफर हो रहा है, ये आपको कौन इंडिकेट कर रहा है? डी। अब देखिए ऐसे मीटर्स होते हैं जैसे कि गैल्वेनोमीटर वगैरह, ठीक है, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड होंगे। अब एरो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये एरो इधर उधर ऐसे हिलता है, ठीक है, मतलब ही वो क्या दिखा रहा है? डिटेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में अगर वो जा रहा है, देन राइट साइड में अगर शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आपका करंट कितना यहाँ पे कैरी हो रहा है वो शो कर रहा है। एंड और एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर जो आपका ये एरो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है, मिडल में प्रेजेंट है, मतलब ही वो क्या शो कर रहा है? आपको नल पॉइंट शो कर रहा है। अब ये नल पॉइंट मतलब क्या? तो जीरो डिटेक्शन होता है, ये बात भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, तो डी का मतलब आपको यहाँ पे क्या समझा कि डी क्या है? हमारा करंट डिटेक्टर है। ओके, देन देखिए ये जो आपको जॉकी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एरो करके यहाँ पे ये प्रेजेंट है ऐसे, तो ये क्या है? आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, क्या कहेंगे आप? इसको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है, एंड वो क्या है? हमारा स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मतलब क्या? तो आप सिंपली उसे क्या कह सकते हो? जॉकी कह सकते हो। जब आप फिजिक्स के वगैरह एक्सपेरिमेंट करते हो तब आपको ये पता होता है। फिजिक्स में भी आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपके एएसएल में इसके बारे में बताया है वहां पे भी। ओके, तो देखिए ये जो जॉकी है, अब देखिए जॉकी का यूज क्या है? ये पेंसिल टाइप होती है। अब देखिए यहाँ पे जो ये ए एंड बी जो पॉइंट्स है, मतलब ये एक ऐसी लेंथ होती है और वी कैन से वायर होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए अगर इस जॉकी को और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, अगर इसको मैंने इस पॉइंट पे रख दिया, ठीक है, तो जो आपका जो ये गैल्वेनोमीटर है इस साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। ओके, फिर इस पॉइंट पे रखा, देन मतलब मैं पॉइंट को चेक कर रही हूँ, यहाँ पे रखा, देन यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैं रखते जा रही हूँ, बट मुझे डिफ्लेक्शन ही दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको रख दिया, तो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट मिला, ठीक है, एंड वो एग्जैक्ट पॉइंट को हमने यहाँ से सी से रिप्रेजेंट किया है। अब वो एग्जैक्ट पॉइंट मतलब क्या? तो एग्जैक्ट पॉइंट मतलब जो जीरो डिफ्लेक्शन होता है उसे हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट कहेंगे। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे आपका करंट जीरो शो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट कहेंगे। ओके, तो सी आपको यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए सी क्या है हमारा यहाँ पे? अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमने ओवरऑल पूरा यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका? तो जो भी आपका सोल्यूशन है, ठीक है, आपका जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है, ओके, इस ब्रिज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एंड किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर है आपको। अब देखिए आपने यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा लिया है? केसीएल सॉल्यूशन लिया है। ओके, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए जो नॉन रेजिस्टेंस है, मतलब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है एंड जो आपकी लेंथ है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका ए एंड बी, ये आपकी एक वायर की लेंथ है। ओके, ए बी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। अब देखिए आपका जो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द 100 मीटर ऐसी उसकी लेंथ होती है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए आपको नल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है? तो जो आपका सी पॉइंट है, मतलब बिल्कुल इस लाइन के बीच में मुझे यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो सकता है। ओके, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे नल पॉइंट मिल रहा है सी पॉइंट के बिटवीन। ओके, तो अब देखिए हम लेंथ ऑफ एसी अगर कैलकुलेट करें एंड लेंथ ऑफ जो आपका बीसी है, ठीक है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज ऑफ आपको पता है कि ए बी की लेंथ कितनी है यहाँ पे। ओके, आपने सिंपली माइनस कर दिया ए बी माइनस लेंथ ऑफ ए सी, तो आपको यहाँ पे ए सी की वैल्यू मिल सकती है एंड सी बी की भी वैल्यू मिल सकती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका नॉन रेजिस्टेंस होता है वो किसके डिवीजन में होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो हमारा नॉन रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इस साइड का, तो ये जो आपकी लेंथ बीसी है ये दोनों डिवीजन में होंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे होंगे? डिवीजन में होंगे। देन जो आपकी अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का आप देखिए अननोन रेजिस्टेंस मीन्स ये आपका ये आर, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आर हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जो आर एंड जो लेंथ ऑफ जो एसी है आपका यहाँ पे, ये दोनों भी आपस में डिवीजन में होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया।
इसको थोड़ा सा रफ करके आपको अच्छे से बताती हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए आपका जो नॉन रेजिस्टेंस है मीन्स आर की वैल्यू ये हमें पता है। ओके, तो ये जो नॉन रेजिस्टेंस है एंड जो सीबी, ठीक है, लेंथ ऑफ सीबी, ओके, ये दोनों कैसे है, डिवीजन में है। देन सॉल्यूशन जो है, ठीक है, मीन्स उसका हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो है सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन जो है आपका, उसका अननोन रेजिस्टेंस ये किसके डिवीजन में होगा, तो लेंथ ऑफ एसी। ओके, लेंथ ऑफ एसी मतलब ये दोनों डिवीजन में होंगे। यही आपको बता रहा है व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। क्लियर है एंड सिंपल है। तो दैट्स व्हाई देखिए हमने यहाँ पे लिखा भी है कि जो आर सॉल्यूशन है हमारा किसके डिवीजन में है, लेंथ ऑफ एसी के डिवीजन में है। एंड इक्वल्स टू लिखेंगे आर एक्स मीन्स हमको जो नॉन रेजिस्टेंस जो है वो है, ओके, आर एक्स एंड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी। ओके, ये हो गया आपकी लेंथ ऑफ बीसी। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब देखिए हमें इससे क्या डिटरमाइन करना था, सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने आपको अभी अभी क्या कहा कि जो ए बी की लेंथ है आपको यहाँ पे पता होती है, ठीक है, वो नोन होती है। देन रेजिस्टेंस जो आप बाहर से अप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो भी आपको पता है। बस आपको यहाँ से क्या नहीं पता, तो जो अननोन सॉल्यूशन है उसका मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस पता नहीं है। तो मैं उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। देखिए जो आपका आर सॉल्यूशन हमने ऐसे यहाँ पे लिखा था, डिवीजन में क्या था हमारे, तो लेंथ ऑफ एसी। ओके, देन इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, आर एक्स, ठीक है, मतलब हमें जो हमारी नोन वैल्यू है वो डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी। ओके, ऐसे ही लिखे थे। सो ये भी पता है हमको लेंथ, देन बीसी की भी वैल्यू बीसी की भी वैल्यू पता है एंड जो रेजिस्टेंस है उसकी भी वैल्यू हमें यहाँ पे पता है। निकालना क्या है, आर सॉल्यूशन। तो चलिए आर सॉल्यूशन को अगर हमने निकाला तो कैसे हो जाएगा, देखिए हमने लिखा है आर सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एसी, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेंथ ऑफ एसी इंटू लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ एसी इंटू आर एक्स डिवाइडेड बाय बीसी। ओके, ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ओके, क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एसी, देखिए जो आर सॉल्यूशन है ये किसके बराबर है, तो लेंथ ऑफ एसी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी इंटू आर एक्स। ओके, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए उसके बाद देन देखिए नेक्स्ट टर्म हमने क्या लिखी कि बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ एसी एंड बीसी एंड नोविंग द आर एक्स द रेजिस्टेंस ऑफ केसीएल सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, देखिए अभी अभी हमने इस प्रिंसिपल का यूज करके आपको अच्छे से क्लियर करके दिया है कि जो आपकी लेंथ है एसी की एंड जो आपका बीसी है, ठीक है, एंड जो आपकी नोविंग जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम इजीली केसीएल सॉल्यूशन की यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है और वी कैन से रेजिस्टेंस है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बेसिस पे जो आपका जो सेल कांस्टेंट है उसने एक आपको यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करके दिया है। अब ये फार्मूला आया तो आया कहाँ से, पहले उसका हम यहाँ पे बेसिक देखेंगे। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे डिटरमाइन क्या करना है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ओके, तो देखिए वी नो दैट, ठीक है, कि जो हमारा जो कंडक्टिविटी होती है हमारी मीन्स के, ये किसके बराबर होती है, तो जो सेल कांस्टेंट है आपका, ओके, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो अब इस फार्मूला का यूज करके आपको यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपको ये तो पता है कि सेल कांस्टेंट मतलब लेंथ अपॉन एरिया होता है। ओके, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दो प्लेट के बिटवीन जो लेंथ है उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये आपको वैल्यू इजीली फाइंड आउट होंगी। देन आर मतलब क्या, तो जो आपने अभी अभी जो फाइंड आउट किया आर सॉल्यूशन करके, ठीक है, ये क्या होगा आपका यहाँ पे आर सॉल्यूशन की वैल्यू, जो आपकी अननोन सॉल्यूशन था उसका जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके आप आर की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट करी। देन जो आपका सेल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपकी दो प्लेट के बिटवीन जो लेंथ होती है उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है, उन दोनों का हम डिवीजन करेंगे तो हमें यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ओके, सिंपल है ये बात। तो
अब देखिए सेल कांस्टेंट को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे लेंथ मीन्स जो आपकी ये जो दो प्लेट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या शो करेंगे, कंडक्टिविटी आप इन दो प्लेट से ही कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उनकी जो लेंथ होंगी एंड जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो आपकी के वैल्यू होगी, नॉट अ सेल कांस्टेंट। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा और एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ। देखिए हमें ये पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है हमारी, ओके, ये किसके बराबर होती है, हमारा जो सेल कांस्टेंट है एंड डिवाइडेड बाय आर, ये बात तो हमें आपको पता है। अब देखिए सेल कांस्टेंट हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। अब आपकी कंडक्टिविटी आपको पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो आपके दो प्लेट्स है उनके जो बिटवीन लेंथ है उनकी एंड जो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उससे हम आपकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आर मतलब आपका जो आपका अननोन सॉल्यूशन की जो अभी अभी हमने फार्मूला निकाला, उस फार्मूला के थ्रू आप जो भी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे आर की मीन्स रेजिस्टेंस की उस सॉल्यूशन की, ओके, तो उन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट होगी। ओके, क्लियर है इतनी बात। तो वही ग्रीन बॉक्स में मैंने आपको यहाँ पे इंडिकेट करके दिया है कि जो सेल कांस्टेंट होते हैं हमारे किसके बराबर है, तो conductivity of KCl solution into R solution, R means resistance of the solution। ओके, ये फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला का यूज करके आप सेल कांस्टेंट की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला का यूज है। ओके, तो थोड़ा सा ओवरलुक कर लीजिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट को। पहले हमने ये डायग्राम को ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि मेरे पास एक नॉन रेजिस्टेंस है, देन मुझे एक दूसरा सॉल्यूशन लेना है, उस सॉल्यूशन का मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो उसका अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था। ओके, एंड मैंने जो आपका वेस्टर्न मीटर ब्रिज है उसको इस कंडक्टिविटी सेल से कनेक्ट कर लिया था। ओके, इतनी बात हमने देखी थी। देन एसी जो आपकी लेंथ ऑफ एसी एंड लेंथ ऑफ सीबी, ठीक है, ये इनकी भी वैल्यू आपको नोन होती है एंड रेजिस्टेंस जो एक बाहर से हमने यूज किया है, आप रेजिस्टेंस उस मीटर को उस ब्रिज को अप्लाई कर रहे हैं वो आपको नोन होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न मीटर ब्रिज, ठीक है, जो प्रिंसिपल था वेस्टर्न ब्रिज का वो क्या था, आर सोल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल्स टू आर एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी। आर एक्स मीन्स जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है वो है। ओके, देन हमने फार्मूला लिखा था कि आर सोल्यूशन इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एसी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बीसी इंटू आर एक्स। ओके, देन उसके बाद हमने सेल कांस्टेंट को डिटरमाइन किया था यहाँ पे, जो की थी आपके हम बी की वैल्यू, ठीक है, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू द KCl इंटू आर सोल्यूशन। ओके, ये और ये किसके थ्रू आया, किसके यूज करके हमने यहाँ पे लिखा, तो जो हमारी कंडक्टिविटी का जो फार्मूला था कि कंडक्टिविटी मीन्स के ये किसके बराबर होती है, तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की भी वैल्यू है आपके पास एंड के की भी वैल्यू है गिवन होती है, तो आप सेल कांस्टेंट को इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, इतना चीज क्लियर है यहाँ पे सेल कांस्टेंट के लिए। देन देखिए सेकंड स्टेप जो है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, आपने क्या फाइंड आउट किया, इस फार्मूला के थ्रू सेल कांस्टेंट को फाइंड आउट किया। अब आपको क्या डिटरमाइन करना है यहाँ पे, तो अब हमें डिटरमाइन करना है कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की। देन थर्ड स्टेप क्या है, मोलार कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो सी कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करना है सॉल्यूशन के, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया KCl सॉल्यूशन को। मैंने आपको अभी अभी बताया कि कंडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमने एक फार्मूला लिखा था, कौन सा, K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, अब देखिए अननोन जो सॉल्यूशन था आपका, ठीक है, उस अननोन सॉल्यूशन का हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो चुका है, देन सेल कांस्टेंट की भी वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो मैं इस फार्मूला का यूज करके इजीली आपकी जो कंडक्टिविटी है उसको डिटरमाइन कर सकती हूँ। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको, सिंपल चीजें हैं। देन मतलब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो हमारा सेल कांस्टेंट एंड जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। ओके, सेल कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमें निकालना है तो हमें
जो कंडक्टिविटी है एंड रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का, वो वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जैसे कि के एंड आर सॉल्यूशन की वैल्यू पता होनी चाहिए। वही अगर आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है तो सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो न्यूमेरिकल में आपको ऐसे चेंज करके पूछते हैं कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, कभी कभार कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करो, तो ये बात एंड ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, देन देखिए थर्ड हमने स्टेप देखी थी कि कैलकुलेशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि मोलार कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मोलार और वी कैन से जो हमारी लैम्बडा है। ओके, लैम्बडा इज इक्वल्स टू द 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सी। ओके, यही फार्मूला है हमारा। एंड लैम्बडा मतलब भी क्या होता है, तो हमारी मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी एंड के मीन्स आपका क्या है यहाँ पे, के इज दी कंडक्टिविटी एंड जो आपका सी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कौन से फार्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है, बिकॉज आगे जो न्यूमेरिकल आने वाला है पूरे फार्मूले उसमें यूज होने वाले हैं। ओके, तो पहला फार्मूला क्या था हमारा, सेल कांस्टेंट का था। सेल कांस्टेंट इज इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, आर सोल्यूशन, ठीक है, मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय के इज द कंडक्टिविटी। देन सेकेंड फार्मूला क्या था हमारा, के इज इक्वल्स टू द सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द आर सोल्यूशन। ओके, बस यहाँ पे चेंज करना है, कुछ नहीं। देन लास्ट मोलार कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू द 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सी। ओके, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा ध्यान में रखिए, माइंड में फिट करके रखिए। ओके, तो चलिए इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। सो सी इन दिस स्लाइड कंडक्टिविटी, ओके, a conductivity of a cell containing 0.1 molar KCl solution at the 25 degree Celsius. The resistance of 064 ohm. ओके, अब देखिए तो इसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है आपको, कंडक्टिविटी सेल जो है आपका, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहा है, तो 0.0 मोलार KCl सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है। अब ये 0.0 मोलार मतलब भी क्या होता है हमारा, तो 0.0 मोलार मीन्स कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है हमारी, 0.01 मोलार फॉर द KCl सॉल्यूशन। ओके, गिवन में ऐसे लिखना आप। देन आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, कितनी है ये, 604 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस भी लिख दीजिए, R की वैल्यू, रेजिस्टेंस ऑफ द KCl सॉल्यूशन इज दी 604 ओम। देन उसके बाद क्या लिखा है, दी सेम सेल कंटेनिंग 0.01 मोलार AgNO3। अब देखिए जो आपका यहाँ पे वर्ड है सेम सेल, ठीक है, सेम सेल मतलब वही सेल जो हमने KCl सॉल्यूशन में यूज किया ना, कंडक्टिविटी सेल, वही सेल में अब यहाँ पे AgNO3 में यूज करने वाली हो। तो उस सेल के अकॉर्डिंग जो AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे वो कितना होगा, 0.001 मोलार। तो गिवन में आपको ये भी लिखना है 0.01 मोलार ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। देन रेजिस्टेंस आपको गिवन है कितना है, 6530 ओम। ओके, किसका ये है, ये रेजिस्टेंस आपके AgNO3 सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है 6530 ओम। ओके, क्लियर है इतनी बात। देन देखिए कैलकुलेट क्या करना है हमें यहाँ पे, तो कैलकुलेट दी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलार ऑफ AgNO3। देखिए मोलार कंडक्टिविटी मतलब ऐसे उल्टे V की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, किसके लिए, तो AgNO3 के लिए फाइंड आउट करनी है। देन अब देखिए आपको उल्टे V मीन्स आपका जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो फार्मूला क्या था हमारा, 1000 इंटू के डिवाइडेड बाय सी। अब K मीन्स कंडक्टिविटी, तो मुझे कंडक्टिविटी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तो पहले मुझे यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी। एंड मैंने आपको कंडक्टिविटी का फार्मूला अभी अभी लिख के दिया था कि सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करके मैं K की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी, देन उस K की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट अप कर दूंगी। ओके, इतनी सिंपल चीज है यहाँ पे। तो देखिए पहले स्टेप में आई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली चीज है, हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल कौन सा यूज किया है, सेम ही यूज किया है जो KCl सॉल्यूशन है AgNO3, दोनों में सेम ही कंडक्टिविटी सेल का यूज है।
सो उनकी जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू होंगी उस कंडक्टिविटी सेल की, ओके मैंने क्या कहा, कंडक्टिविटी सेल की हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोनों इसमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही होंगी बिकॉज ऑफ हमारा जो कंडक्टिविटी सेल कैसा है, सेम ही है। तो पहले हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन। ओके सो अब देखिए, पहले तो नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से जो गिवन है ओके टू फाइंड है उनको अच्छे से लिखेंगे, देन हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। मतलब अच्छे से क्लियर करना है हमें इस न्यूमेरिकल को। देखिए यहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.01 मोलार। देन रेजिस्टेंस कितना है, 0.6 ओहम 604 ओहम। एंड जो आपका कंडक्टिविटी है मीन्स जो आपकी के की वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 0.00141 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स फॉर द KCl सॉल्यूशन। ओके ये सभी KCl सॉल्यूशन की वैल्यूज है। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि जो आपका सेल कांस्टेंट है, ठीक है, जो आपकी मीन्स हम यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल जो यूज करने वाले हैं दोनों सॉल्यूशन में भी, जो आपका AgNO3 सॉल्यूशन है, ठीक है, एंड जो KCl सॉल्यूशन है वहाँ पे कौन सा हम यूज करने वाले हैं कंडक्टिविटी सेल, सेम ही कंडक्टिविटी सेल यूज करने वाले हैं। ये बात अपने माइंड में फिट करके रखिए। ओके सो उन्होंने आपको AgNO3 इसकी कंडक्टिविटी दी गई है, किसकी कितनी है वो, C = 0.001 मोलार इतनी है फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन। एंड आपका R की वैल्यू वहाँ पे गिवन है जो कि है 6530 ओहम। ओके सो अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें कैलकुलेट करनी थी मोलार कंडक्टिविटी फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, इस सॉल्यूशन की हमें यहाँ पे कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सेल कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके कितनी वैल्यू है ये हमें पहले तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो अब देखिए, सेल कांस्टेंट मतलब आपका सेल कांस्टेंट जो आपका सेम इलेक्ट्रोड है और सेम कंडक्टिविटी सेल है, ठीक है, उसकी हमें सेल कांस्टेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला है हमारा K = B/R। ओके तो अब देखिए यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B मतलब ये आपका सेल कांस्टेंट है यहाँ पे। तो B = K × R ऐसे हो जाएगा। तो अब देखिए K की वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है एंड R भी आपको गिवन है। ओके तो दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सेल कांस्टेंट की। तो K की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे, 0.00141 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड रेजिस्टेंस कितना है आपका, 604 इतना है। ओके सो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को इजी करना सीखिए। कैलकुलेशन अब इजी कैसे करेंगे, तो देखिए जो पॉइंट शिफ्टिंग है, ये जो पॉइंट है इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। ओके मतलब यहाँ पे 0.0 ऐसे मुझे क्रिएट करना है, तो कितने डिजिट्स में शिफ्ट कर रही हूँ पहले तो वो देखिए। ये 0 मीन्स 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे 141.0 ऐसे हो जाएगा एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁵। ओके जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलते हैं तब हमारे पावर में निगेटिव साइन आता है एंड राइट टू लेफ्ट जब हम जाते हैं तब पॉजिटिव साइन आता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। ओके देन देखिए हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 141.0 है ये आपका एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या था, 604। तो इन दोनों की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, 141 × 604 को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.85 इतनी। ओके अब प्रीवियस स्लाइड में देखिए इतनी वैल्यू आ रही है क्या,
तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली 0.85 कितनी। अब देखिए आपके पास वहाँ पे कैलकुलेटर तो नहीं है, तो हम नियरली हम वैल्यू वहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, फिर देखिए हमने यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर ली है। अब सेल कांस्टेंट हमने किसका यूज करके यहाँ पे निकाला, तो जो KCL सॉल्यूशन था उसका यूज करके हमने सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली? बिकॉज हमारे कंडक्टिविटी सेल कैसे थे, सेम थे, दैट्स व्हाई। ओके, अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, तो कंडक्टिविटी निकालनी है। जैसे ही हम कंडक्टिविटी निकालेंगे वैसे ही हमें मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट होंगी। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। अब AgNO3 का हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, मतलब ही K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है K की जो फार्मूला है, कंडक्टिविटी का जो फार्मूला है क्या है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हमने थोड़ी देर पहले ही ये टॉपिक पढ़ा है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, कितनी है वो 0.852 सेंटीमीटर इनवर्स इतनी है। तो देखिए वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर ली। देन आर की वैल्यू क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आर मीन्स आपका रेजिस्टेंस है। आपको जो आपका KCL सॉल्यूशन है उसकी भी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, एंड जो AgNO3 है उसकी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अब आप कंडक्टिविटी किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो, AgNO3 सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे फिर वैल्यू जो है आर की किसकी लिखोगे, KCL की लिखने वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं, AgNO3 सॉल्यूशन की हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा 6530 ओम। ओके, तो आप देखिए अब मैं आपको ये जो आपका डिवीजन है इसको अगर हमने यहाँ पे सिंपल मेथड में अगर लिखा तो कैसे हो जाएगा। देखिए ये जो 0.852 है, तो इस जो ये पॉइंट है आपका यहाँ पे, इसको मैंने अगर 85.2 ऐसे लिख दिया तो आपने कितने डिजिट उस पॉइंट को शिफ्ट किया, तो 1 2 दो डिजिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 85.2 इंटू 10⁻⁻², ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे। देन अब चलिए इस 6530 इतने बड़े नंबर को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, मतलब भी अब देखिए यहाँ पे ऐसा ही है 6530.0 ऐसा ही है। तो मैं इस पॉइंट को इस साइड शिफ्ट कर देती हूँ, मतलब 65 में इसको कन्वर्ट करना है मुझे, तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट एंड दिस वन इज सेकंड डिजिट, तो 65.3 इंटू 10⁻², ऐसे हो जाएगा। अब पावर 2 में प्लस क्यों, बिकॉज ऑफ हम कैसे आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। जैसे ही हम राइट टू लेफ्ट जो पॉइंट की शिफ्टिंग होती है करते हैं, तो वहां पे हमारे जो 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर आता है। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 65 डिवाइडेड बाय 10⁻²। अब देखिए ये 10⁻² ऊपर में चला गया, तो क्या हो जाएगा -10⁻²। ओके, 10⁻², ऐसे हो जाएगा। तो -10⁻² एंड -10⁻² को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 10⁻⁻4 ऐसे मिलेगा। एंड यहाँ पे 85 डिवाइडेड बाय 65 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगी उनकी वैल्यू 1.3 इतनी मिलेंगी। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की, तो कंडक्टिविटी फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन की फाइंड आउट की। अब देखिए कैलकुलेट क्या करना है, मोलार कंडक्टिविटी फॉर द AgNO3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे मोलार कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या था हमारा, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू K डिवाइडेड बाय C। ओके, K मीन्स हमारी कंडक्टिविटी एंड C इज द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब कॉन्सेंट्रेशन मीन्स C की वैल्यू आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आप किसके लिए निकाल रहे हैं आपके मोलार कंडक्टिविटी, तो AgNO3 सॉल्यूशन के लिए। तो आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है, कितनी है AgNO3 सॉल्यूशन की 0.001 मोलार इतनी गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे पुटअप कीजिए वैल्यू 1000। ओके, देन इनटू में क्या आएंगी K की वैल्यू, K की वैल्यू आपने अभी अभी फाइंड आउट की, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻14 ऐसे हो जाएगा। एंड आपकी C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो 0.001 मोल पर लीटर इतनी है। ओके, तो अब कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ करके। देन यहाँ पे हम 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन इजी, आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने मोलार कंडक्टिविटी फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेट कर ली है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके सभी फार्मूलाज यूज है। पहले तो हमने सेल कांस्टेंट का फार्मूला यूज किया, देन कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड आफ्टर दैट मोलार कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट की फॉर द AgNO3 सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एंड जो ये फार्मूलाज है इनको अच्छे से नोट करके रखिए। ओके, तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए आपको वर्ड देखते ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रो एंड केमिकल, मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, एंड केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जीज का, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। ठीक है, एंड सेल के बारे में, मतलब ऐसा सेल जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या फिर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। सिंपल है एंड इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स, ठीक है, कौन सा भी जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल से वो मेनली दो मेटल प्लेट्स को कंसिस्ट करता है। ओके, अब दो मेटल प्लेट्स कौन सी, तो ऐसी मेटल प्लेट्स होती है जो कि कार्बन या फिर ग्राफाइट की रॉड से बनी होती है। ओके, कार्बन एंड ग्राफाइट आर द सिमिलर थिंग। जो ग्राफाइट है या आपके कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है। ओके, ये बात आपको पता ही होगी। तो अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, दो मेटल प्लेट को कंसिस्ट करता है। ओके, हमने थोड़ी देर पहले एक सेल मतलब पढ़ा है। ओके, तो वहां पे भी दो मेटल प्लेट्स थी ऐसी, एंड यहाँ पे ग्लास ट्यूब में वो कवर थी। ओके, so these electronic conductors are dipped into a electrolytic और ionic conductor। अब देखिए यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ पे अच्छे से फोकस करके पढ़नी है। एक तो है आपका इलेक्ट्रोड एंड दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स में क्या डिफरेंस होता है, यही अगर आपको पता नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा इस टॉपिक को पढ़ने का। ओके, देखिए अब इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जो आप इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं, ओके, कौन सा भी इलेक्ट्रोड वहां पे आप डिप करने वाले हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो आपका वो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और द आयोनिक कंडक्टर कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए अच्छे से क्लियर करेंगे। यहाँ पे आपका ये बीकर है। ओके, एंड यहाँ पे एक सेल है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एंड यहाँ पे एक सॉल्यूशन ऐसा प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है और आयोनिक कंडक्टर है। एंड ये जो आपके दो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पे ऐसे डिप किए हैं इस सॉल्यूशन में, ठीक है, जिस सॉल्यूशन में आप ये इलेक्ट्रोड्स और रॉड्स डिप कर रहे हो उनको आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। क्लियर है, सिंपल है बात। हमने इलेक्ट्रोड डिप या फिर रॉड अगर सॉल्यूशन में डिप होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, एंड दी रॉड आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोड। ओके, सिंपल बात है। तो अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है, तो ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज। ओके, अब ये कैसे है तो ध्यान दीजिएगा। इस बीकर को ध्यान से देखिएगा। बीकर में क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, तो ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। अब रिडॉक्स रिएक्शन किसके थ्रू टेक्स प्लेस होता है, तो जो आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स है उनके थ्रू यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब ये कैसे, तो देखिए मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। मतलब यहाँ पे देखिए अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और आपका ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे या नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यहाँ पे मीन्स
आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, एंड जो आपका ये दूसरा रॉड है इस इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और वी कैन से ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन, और वी कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रोड्स आर दिस सरफेस ऑन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के सरफेस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पहले तो कैथोड होते हैं एंड दूसरा एनोड होता है। अब कैथोड एंड एनोड इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोड्स है इनका किसके लिए यूज होता है, तो जो उनका सरफेस होता है वो सरफेस हमें यहाँ पे क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को शो कर रहा है। ओके, क्लियर है इतनी बात। फिर देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ओके, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब देखिए यहाँ पे इस सॉल्यूशन में कुछ रिएक्शंस हो रही है, तो उस सॉल्यूशन में वो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, उनकी मर्जी, वो करे या ना करे। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर हमें पता नहीं है। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम क्या कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्लियर है। सो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं। थोड़ा सा और लुक कर लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ये एक ऐसा सेल होता है जो 2 मेटल प्लेट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, और वो 2 मेटल प्लेट्स एक तो कार्बन की बनी रहेंगी या फिर अदर मेटल्स की बनी रहेगी। ओके, देन अब एक बात ऑब्जर्व की कि आपने, जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वो पॉजिटिव जो होता है, आप मीन्स ऑब्जर्व करते हैं, पॉजिटिव मतलब भी क्या होता है हमारा कटायन, एंड नेगेटिव मतलब अनायन। ओके, तो जो कटायन होता है वो हमेशा क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ओके, एंड जो आपका अनायन होता है, मीन्स जो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, लेता है किसी मेटल से, मतलब ये जो पॉजिटिवली चार्ज होता है ये आपका मेटल होता है, एंड नेगेटिवली चार्ज हमारा कटायन होता है। ओके, बट इन केस ऑफ अगर हम इलेक्ट्रोड देखें तो बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में जो आयंस है आपके एंड इलेक्ट्रोड है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स, और वी कैन से, अब देखिए हमने कार्बन और ग्राफाइट के जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोड्स। बट आयंस क्या होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल का जो कॉम्बिनेशन होता है, मीन्स नॉट अ कॉम्बिनेशन, और वी कैन से रॉड। ठीक है, दोनों के जो रॉड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उसे हम आयंस कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों को कंपेयर ना कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स फिर हमने देखे थे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, एंड हमने उनकी केमिकल रिएक्शन को भी, सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को भी पढ़ा है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जो आपके इलेक्ट्रोड्स है उसके 2 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज द कैथोड एंड सेकंड वन इज द एनोड। यहाँ पे एनोड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एनोड लिख दीजिएगा। अब देखिए कैथोड में हमने क्या लिखा कि इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन टेक्स प्लेस। ओके, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। ओके, वी ऑलरेडी नो कि ये इलेक्ट्रोड है, एंड वो क्या कर रहा है, रिडक्शन मतलब दिखा रहा है। अब रिडक्शन होना मतलब भी क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, देखिए यहाँ पे एक बीकर है, एंड वही चीज हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ये 2 रॉड है, ये आपका कैथोड है एंड दूसरा आपका एनोड का रॉड है। ओके, तो ये जो कैथोड का रॉड है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स डिपोजिट हो रहे हैं। ठीक है, वही अगर हमने एनोड की तरफ देखा तो एनोड ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है जो ऑक्सीडेशन को टेक्स प्लेस हो रहा है। ठीक है, मीन्स ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, बाहर
को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये हो गए इलेक्ट्रोड्स के दो टाइप। देन इसके बाद हम सेल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बिटवीन रिएक्शंस कैसी होती है, एंड इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या, तो जो कैथोड एंड एनोड होते हैं वो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देखा। देन हम कल के वीडियो लेक्चर में सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक अच्छे से देखना। तो आज का वीडियो लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स so let me know in the comment section, and if you like this video so please like share। यहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी है उस